वेलकम चैनल फ़हीम प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। मैं KCCA मेंबर हूँ और मल्टीनेशनल में एज ए मैनेजर फाइनेंस एंड टैक्सेशन काम कर रहा हूँ और साथ एक्सेल टैक्स और सैप की टीचिंग भी करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें जो थर्ड स्केड्यूल की आइटम है उसकी जो ट्रीटमेंट है, उसकी जो काउंटिंग है, उसकी जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो हम सीखेंगे। लास्ट जो मैंने लेक्चर अपलोड किया था फर्दर टैक्स का, उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किए, मैसेज भी आए, कुछ लोगों की व्हाट्सएप पे भी मैसेज थे, कॉल्स भी थी कि थर्ड स्केड्यूल के ऊपर अभी तक हमें क्लैरिटी नहीं है। तो ये थर्ड स्केड्यूल के ऊपर चौथा लेक्चर है, यानी कि पाँचवां लेक्चर है। 4 लेक्चर इसके ऊपर ऑलरेडी बने हुए हैं और ये 5वां लेक्चर है। दोबारा हम उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा मज़ीद आपको एक्सप्लेन करूँ कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है तो आप वो क्लियर हो सके। अगर फिर भी कोई इसमें इश्यूज़ हों या कोई अंडरस्टैंडिंग का इशू हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें, मैं कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई भेजूँ। और मैं वीडियो में उन 4 लेक्चर्स के लिंक भी रख दूँगा और उसको भी आप स्टडी कर लें। जो 3 लेक्चर हैं बड़ी डिटेल से एक्सेल की फ़ाइल्स के अंदर बनाए गए हैं। हमने सीखा कि क्या स्टार्ट से लेके एंड तक, यानी कि मैन्युफैक्चरर से जब प्रोडक्ट निकलती है तब से सेल टैक्स इनवॉइस बनाने तक सारी चीज़ें उसमें हमने कवर की हैं। उनको लाजमी देखें, उसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। आज का जो टॉपिक है उसमें वही जो चीज़ें भी मैंने बताई हैं उसको हम थोड़ी सी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि थर्ड स्केड्यूल की जो आइटम है उसको जो मोस्टली MRP कहा जाता है, MRP की आइटम्स है, यानी कि वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस की आइटम्स है। तो पहले तो ये समझ लें कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्यों कहा जाता है। कुछ लोग इसको मार्केट रिटेल प्राइस कहते हैं, कुछ इसको यानी कि जो मिनिमम रिटेल प्राइस का नाम लिया जाता है। और इसको कहा जाता है कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्यों कहा जाता है। बेसिकली होता ये है कि जो थर्ड स्केड्यूल की आइटम्स हैं उसके ऊपर जो गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वायरमेंट है वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपके पास प्रोडक्ट है ए, उस प्रोडक्ट ए की जो प्राइस है, रिटेल प्राइस आपने लेट से सेट की है इंक्लूडिंग GST। में एग्जांपल देता हूँ कि 20,000। अब ये प्रोडक्ट लेट से आप सेल कर रहे हैं मार्केट बी में और एक यही प्रोडक्ट है जिसकी रिटेल प्राइस है 19,000, ये आप सेल कर रहे हैं मार्केट सी में। तो गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि जो मैक्सिमम प्राइस है उसके ऊपर आपने GST देना है। तो अगर एक ही प्रोडक्ट की मल्टीपल प्राइसेस हैं और जो मैक्सिमम प्राइस होगी वो कंसीडर की जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ GST, यानी कि GST किस पे दिया जाएगा, 20,000 पे। तो एक चीज़ ये क्लियर कर लें, इसको हम MRP क्यों कहते हैं। तो MRP का जो कॉन्सेप्ट है ये मेरे ख्याल में आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कि MRP जो थर्ड स्केड्यूल की जो आइटम्स हैं उसकी जो काउंटिंग है वो कैसे की जाती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ने एक प्रोडक्ट बनाई, प्रोडक्ट ए। इस प्रोडक्ट ए को उन्होंने डिसाइड किया कि जी मार्केट में जो इसकी रिटेल प्राइस होगी वो होगी जी 1,00,000 रुपया और इसके ऊपर जो GST होगा वो कितना होगा, 17,000। और जो टोटल अमाउंट है वो क्या है, ये जो प्राइस है ये बॉक्स के ऊपर प्रिंटेड होगी। यानी कि अगर हम मार्केट में कोई भी आइसक्रीम का डब्बा लेते हैं या कोई इस तरह की कोई भी चीज़ FMCG की लेते हैं जो थर्ड स्केड्यूल की आइटम है, कोई शैम्पू लेते हैं, साबुन लेते हैं, तो उसके ऊपर ये प्राइस प्रिंटेड है, बॉक्स के ऊपर ये प्राइस प्रिंटेड है। अब होगा क्या कि इस मैन्युफैक्चरर ने ये जो प्रोडक्ट है ये सेल करनी है किसको, होलसेलर को। अब ये एक पॉइंट आपने इसमें क्लियर रखना है कि ये जो 17,000 GST है ये सारे केसेस के लिए फ़िक्स है, ठीक है। 17,000 यहाँ पे भी फ़िक्स हो गया। अब ये जो 1,00,000 विदाउट टैक्स वैल्यू है, फॉर एग्जांपल ये वैल्यू किस तरीके से मैन्युफैक्चरर ने बनाई है। लेट्स से उसने ये चीज़ बनाई तो उसकी जो कॉस्टिंग थी वो थी 70,000, यानी कि 70,000 रुपये की उसकी कॉस्ट की वैल्यू थी। उसने क्या किया, 30,000 रुपये यानी कि जो मार्जिन था वो ऐड किया और उसने प्राइस डिसाइड की कि जी मेरी 1,00,000 प्राइस होगी। अब ये 30,000 रुपया एक मार्जिन है, ट्रेड इसको बोल देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। अब उसने क्या किया जी, 1,00,000 उसने 1,17,000 रुपये की प्राइस जो है वो प्रिंट कर दी। अब 30,000 में से वो क्या करेगा, वो 70,000 कॉस्ट जमा
लेट से 15,000 आगे पास ऑन करता है, यानी कि होलसेलर को दे देता है। होलसेलर के लिए प्राइस कितनी होगी 85,000 जमा 17,000 जीएसटी जो भी हमने नीचे लिखा है। तो ये प्राइस बन गई, लेट से ये प्राइस बन गई 103,000। ठीक है, ये होलसेलर को ये चीज़ रिसीव हुई विद जीएसटी 103,000 की। अब 102,000 की। अब उनको ये जब रिसीव होती है होलसेलर को, तो साथ ही हम काउंटिंग ट्रीटमेंट भी देख लेते हैं। अब ये जो पार्टी मैन्युफैक्चरर है, ये अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगी, डेबिट कर लेगा रिसीवेबल को, कितनी अमाउंट से, कितनी अमाउंट की वो सेल कर रहा है। रिसीवेबल टोटल अमाउंट से डेबिट होगा, वो क्या हो जाएगा 1,02,000 रुपये से। और क्रेडिट क्या कर लेगा सेल टैक्स पेएबल, कितनी अमाउंट से 17,000 से। और क्रेडिट क्या कर देगा, क्रेडिट वो कर देगा जी रेवेन्यू, कितनी अमाउंट से, कितनी अमाउंट है 70,000 जमा 15,000 यानी कि 85,000 से। ये मैन्युफैक्चरर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर लेगा। अब ये जो रिटेलर है, ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री करेगा, डेबिट करेगा जो स्टॉक है, कितनी अमाउंट से 85,000 से, यानी कि इसकी इनकम इसकी परचेज बनेगी। ये आपने रूल याद रखना है। एमआरपी में लास्ट पार्टी की इनकम अगली पार्टी की परचेज है, और इनकम कौन सी होती है विदाउट टैक्स, परचेज कौन सी होती है विदाउट टैक्स। डेबिट कर लेगा जी इनपुट टैक्स, कितनी अमाउंट से 17,000 से। और क्रेडिट क्या कर देगा पेएबल टू मैन्युफैक्चरर, कितनी अमाउंट से 1,03,000 से। ठीक है, अब ये छोटा सा एक प्रोसेस है। अब होलसेलर आगे भी सेल कर सकता है, तो जो 15,000 का मार्जिन है उसमें से हो सकता है वो 7500 खुद रख ले, 7500 आगे सेल कर दे। इसी वजह से जब हम मार्केट में जाते हैं तो अगर 1,17,000 की प्राइस प्रिंटेड है तो हमें मिलती है 1,13,000 रुपये की। वो क्यों मिलती है, क्योंकि वो 7500 का ये जो मार्जिन है उसमें से हमें कुछ डिस्काउंट मिल दिया जाता है। मतलब आप जाते हैं तो मार्केट में अगर मेडिसिन लेने जाते हैं तो प्राइस प्रिंटेड होती है 1,17,000 रुपया, तो वो कुछ कैलकुलेशन करने के बाद आपको कहते हैं कि जी आप एक 15 दे दें, एक 14 दे दें, तो वो क्या करते हैं अपने इस मार्जिन से हमें कुछ डिस्काउंट दे रहे होते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमने ये चीज़ें जो की हैं तो क्या जो इस सारी स्टेज में जीएसटी हमने पे करना है। काफ़ी क्वेश्चन आए कि जी जीएसटी की रिकॉर्डिंग कैसे होनी है, तो अब उसकी रिकॉर्डिंग हम समझते हैं। ये तो थी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब हम आते हैं जीएसटी की रिकॉर्डिंग के ऊपर। जब मैन्युफैक्चरर ने चीज़ सेल की तो उसने 1,17,000 रुपये इंक्लूडिंग जीएसटी प्राइस आपको दी, तो सेल टैक्स रिटर्न में थर्ड स्केड्यूल की जब आइटम आप सेलेक्ट करेंगे तो उसमें एक आता है फिक्स वैल्यू और एक आता है जी डिस्काउंटेड वैल्यू और आगे आता है सेल टैक्स। तो फिक्स वैल्यू में आप क्या लिखेंगे 1,00,000 रुपया, और जीएसटी किस पे कैलकुलेट होगा फिक्स वैल्यू पे यानी कि 17,000 पे। और डिस्काउंटेड वैल्यू पे आप क्या लिखेंगे, मैं दोबारा उसी एग्जांपल को कैरी कर रहा हूँ, 70,000 प्लस 15,000 रुपया 85,000। ठीक है, ये कैसे हमने किया था कि 1,00,000 रुपये उसका मार्जिन था, 70,000 रुपये कॉस्ट थी, तो 1,00,000 सॉरी उसकी प्राइस थी, 70,000 कॉस्ट थी और 30,000 उसका मार्जिन था। उसने उसको डिवाइडेड बाई 2 किया, 15,000 रुपया खुद रख लिया और 15,000 रुपया होलसेलर को दिया। तो ये 70 प्लस 15 कितना हो गया 85। इसका मतलब ये हुआ कि फिक्स और नोटिफाइड में 1,00,000, डिस्काउंटेड में 85,000 और जीएसटी किस पे कैलकुलेट होगा, ये ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा इसके ऊपर। तो इस केस में आपके लिए इनपुट टैक्स यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है उसने जब सेल किया तो उसके लिए हो गया आउटपुट टैक्स, और जो पार्टी परचेज कर रही है उसके लिए क्या हो गया इनपुट टैक्स। तो जब फिक्स वैल्यू ही सारी सप्लाई चेन में ये सेल करे होलसेलर को, वो करे रिटेलर को, तो सारी सप्लाई चेन में ये जो वैल्यू है वो फिक्स रहनी है क्योंकि टैक्स इस पर कैलकुलेट हो रहा है। तो उस केस में इनपुट और आउटपुट टैक्स ज़ीरो होगा और हमने कोई टैक्स पे नहीं करना। इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड स्केड्यूल की आइटम में एक चीज़ क्लियर कर लें कि थर्ड स्केड्यूल की आइटम में सिर्फ और सिर्फ इनपुट और आउटपुट की एडजस्टमेंट होगी। जीएसटी सिर्फ और सिर्फ कौन पे करेगा मैन्युफैक्चरर। तो यानी कि एट सोर्स जहाँ से चीज़ निकल रही है वहीं से ही जीएसटी पे हो जाएगा, बाकी किसी भी स्टेज पे किसी ने भी जीएसटी पे नहीं करना। अब एक इसमें कॉन्सेप्ट है कि क्या फर्दर टैक्स हमें पे करना है, तो एक दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है कि थर्ड स्केड्यूल की आइटम में फर्दर टैक्स भी चार्ज नहीं होता।
क्यों चार्ज नहीं होता, मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूं कि ये 1,17,000 रुपये की मार्केट में चीज़ सेल होनी है, तो गवर्नमेंट ने तो हमसे मैक्सिमम प्राइस पे 17,000 ले लिया है, तो 3,000 अब किस चीज़ का, जब ऑलरेडी चीज़ जितने की सेल होनी है हमने टैक्स दे दिया है, तो हम किस चीज़ का 3,000 दें। इसी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इसके ऊपर थर्ड स्केड्यूल के ऊपर जो फर्दर टैक्स है वो भी अप्लाई नहीं होता। तो ये एक सिंपल सा लेक्चर था, 5वां लेक्चर था MRP के ऊपर। अब मेरे ख्याल में आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी थर्ड स्केड्यूल की। अब ये एक फर्दर आपको न्यूज़ दूं कि जो फ्यूचर में जो 90% ऑफ टोटल जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं ट्रेड हो रही हैं गवर्नमेंट में, यानी कि FBR में, और टोटल जो पाकिस्तान में बिज़नेस हो रहा है, उनकी जो इसके पीछे थीम है वो ये है कि 90% ऑफ प्रोडक्ट किस पे इंट्रोड्यूस की जाएँ, थर्ड स्केड्यूल पे, यानी कि MRP के ऊपर। होगा क्या कि जब भी जहाँ से चीज़ निकलेगी वहाँ पे टैक्स चार्ज हो जाएगा। जैसे आप सैलरी कहीं से ले रहे हैं तो सैलरी मिलते वक्त आपसे टैक्स डिडक्ट कर लिया जाता है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने इकॉनमी को मज़ीद डॉक्यूमेंट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट किस में फॉल कर रहे हैं, थर्ड स्केड्यूल में। जैसे 2 साल पहले जो एक्स्ट्रा टैक्स की रजीम थी उसकी तकरीबन जो 90% आइटम थी वो किस में आ गई हैं, MRP में। तो इसी वजह से ये काफ़ी कॉन्सेप्ट काफ़ी जो रूल है ये आम हो रहा है। इसमें कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें, टैक्स आपने पे नहीं करना, एक चीज़ याद रखें। अब इसमें जो सही करने वाला काम है वो ये है कि आपने इनपुट और आउटपुट का बैलेंस रखना है। अगर किसी स्टेज पे आपका आउटपुट चार्ज हो गया और इनपुट आपने क्लेम नहीं किया, यानी कि कस्टमर ने रिटर्न कर दी और आपने रिटर्न एंटर नहीं की, तो उस सूरत में आपका पेबल क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए रिटर्न को, सेल टैक्स रिटर्न को हर महीने केयरफुली मैनेज करना है आपने। मैं कोशिश करूँगा कि अगली फ्यूचर में कोई लाइव आपको एग्जांपल दे दूँ कि सेल टैक्स रिटर्न में कैसे काम किया जाता है, उसको कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे रिकनसाइल किया जाता है, ताकि आप जो फ्यूचर के नोटिस हैं, रिकन्सलेशन हैं, या जो ऑडिट्स हैं, या जो डिस्प्यूट्स आते हैं कस्टमर के दरमियान, उससे बच सकें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें, और अगर आपने प्रॉपर क्लासेस लेनी है तो मेरा नंबर मेंशन है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।